इंडियन पॉलिटिकल थॉट के विषय में ये मेरा दूसरा प्रयास है। अ, इंडियन पॉलिटिकल थॉट और विशेषकर उसका जो एंशिएंट पक्ष है, मैं उसकी ही बात करूँगा। जितना दोबारा-दोबारा मैं अध्ययन कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट बहुत ही एंशिएंट समय में बहुत ही समृद्ध था। मुझे तो लगता है कई हालात में वो तो ग्रीक थॉट से भी बहुत आगे था और कहीं भी इतना गहराई से सोचने वाला थॉट हमें नहीं मिलता। जिसने राजनीतिक जीवन के प्रति इतनी गहराई से चिंतन किया हो। और जो नाम हम सुनते हैं कौटिल्य, मनु, अ, बृहस्पति, शुक्र या इस तरह के जो नाम हमें विचारकों के आते हैं, मुझे तो बार-बार अध्ययन करने से ऐसा लग रहा है, ये नाम नहीं है, ये स्कूल है। ये ये पोज़ीशंस थी। कोई शुक्राचार्य बनता था, कोई मनु बनता था, कोई कौटिल्य बनता था और उस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाता था। क्योंकि भारत में ज्ञान को अर्जन करने की एक बहुत लंबी परंपरा रही है और इस तरह के सेकुलर ज्ञान को जो कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को देखता है, उसके लिए भी बहुत से स्कूल रहे। नारद न- नारद संहिता, महाभारत का शांति पर्व। तो इस तरह की जो हमें ये नाम मिलते हैं, बेसिकली ये नाम नहीं, ये स्कूल है। और जो हमारे हिंदू ट्रेडिशन जो था उसमें जो एक श्रुति और स्मृति जो थी, श्रुति तो याद रखा जाता था डिवाइन वर्ड के रूप में, उसको लिखा नहीं जाता था, है ना? उसका ज़्यादा संबंध प्रभु से था, प्रभु की को समझने से था। परंतु जो स्मृतियाँ थी वे टीकाएँ थी, टिप्पणियाँ थी और ज्ञान को लिखित रूप में लिखने का प्रयास था, तो उसी को कई संतों और विद्वानों ने किया। उसी कॉन्टेक्स्ट में ये धर्मशास्त्र लिटरेचर सारा आया। और मज़े की बात ये है कि एक विद्वान ने कुछ लिखा तो दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में या उसके समकालीन ही उसका काउंटर भी चलता था हमारे देश में। वाद, प्रतिवाद, थीसिस, एंटीथीसिस आती थी और फिर डायलॉग होता था। कई नया विचारक पुराने विचारक के ऊपर टीकाएँ लिखता था, टिप्पणियाँ लिखता था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मनुस्मृति की बात करूँगा, एक बहुत ही उसको हम गलत नज़रों से देखा जाता है कि उसने जाति व्यवस्था फैलाई। वही डॉक्यूमेंट है जिससे कि भारत में जाति व्यवस्था शुरू हुई या उसी ने उसको मोहर लगवाई और तब जाति व्यवस्था की जो कुरीति है, ये भारत में चली आई। तो मनु ही हमारा ज़िम्मेदार है। ऐसा माना जाता है। अगर किसी का ये विचार है, मेरे कोई उससे वो नहीं है, पर अगर हम इसको विद्वान की दृष्टि से देखें, तो मनुस्मृति की भी एक पैट्रिक ओविले नाम के हमारे विद्वान हैं, अमेरिका में, और कैम्ब्रिज या अमेरिका यूनिवर्सिटी में। उन्होंने अपनी स्टडी में मनुस्मृति नामक अपनी स्टडी में पाया है, इसकी 50 टेक्स्ट है, 50 वर्जन है मनुस्मृति के। उनमें से जो पॉपुलर हुआ, जिसको अंग्रेज़ों ने इंटरप्रेट किया, जिसको बाद में दलित लिटरेचर में देखा गया, जिसको बाद में मार्क्सिस्ट लिटरेचर में देखा गया, वो सिर्फ़ एक टिप्पणी है जो कि कुलूक भट्ट ने की है। कुलूक भट्ट की जो टिप्पणी है, जो अंग्रेज़ों के हाथ में पहले लगी और बाद में उसको सबने चेपा, सबने उसको उतारा। उस वर्ज़न को लेकर के मनु की पूरी इमेज बनाई गई। जबकि जो 49 और जो टिप्पणियाँ बची हैं, उनके बारे में क्या है? उनका अध्ययन कब करेंगे हम? उनका अध्ययन पैट्रिक ओविले करते हैं और वो बोलते हैं सब में कॉन्ट्रास्टिंग विचार हैं, कोई भी विचारों में सिमिलरिटी नहीं है, अंतर भी है। कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स उसमें आती है। तो ऐसे में ये तय कर पाना मनु कौन था, एग्ज़ैक्ट मनु कौन था और उसने ही कोई व्यवस्था दी है, ये बड़ा मुश्किल है। पर मनु एक स्कूल था, मुझे ऐसा लगता है। तो एक पैट्रिक ओविले की जो लेटेस्ट स्टडी हुई, मैं उसको बता रहा हूँ कि 50 वर्जन है उसकी। और जो कुलूक भट्ट की जो टिप्पणी थी मनु के ऊपर, उसको पॉपुलराइज़ किया गया अंग्रेज़ों के माध्यम से, क्योंकि पहली टिप्पणी वही उनके हाथ में लगी। और शायद उसका जो वर्जन है वो ज़्यादा बेटर सूट करता भी था ब्रिटिश प्रोपेगेंडा के लिए, तो उसको उन्होंने यूज़ किया। और ये भी हमें याद रखना है, जिस टाइम अंग्रेज लिख रहे थे हमारे ग्रंथों को देख करके, उस समय उनकी अपनी आंखें जो है रेसिज्म से जुड़ी हुई थी। रेसिज्म बड़े परवान पे चढ़ा था। यूरोप में तो रेसिज्म की ऑफिशियल स्टडी होती थी। लोगों के नाक से जो है उनके उनके ट्रेट देखे जाते थे, उनके गर्दनों की लंबाई से या उनके फेशियल मार्क से उनकी बुद्धि को एडजस्ट किया जाता था। इस तरह की स्थिति थी यूरोप की। तो जब वो हमारी स्टडी कर रहे थे, उन्होंने भी वही दृष्टिकोण से हमें देखा। तो हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि
आप देखिए जो कॉन्सेप्ट इन सभी में आते हैं, जो सेकुलर लिटरेचर उसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जो कि संसार को चलाने में, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, या मनुस्मृति हो, नीति शास्त्र हो, महाभारत का शांति पर्व हो, इन सब में जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, धर्म, राजधर्म, दंड, ये जो कॉन्सेप्ट हैं अपने आप में बड़े ही अद्भुत हैं कि कहने के लिए धर्म सबसे ऊपर है। राजा को धर्म पे चलना चाहिए, धर्म जो शाश्वत नियम है उनकी पालना करनी चाहिए। परंतु धर्म ऐसे स्थापित नहीं होगा, उसके लिए राजा के पास दंड भी होना चाहिए। ये कई लोग ऐसे होते हैं समाज में जो नियमों को फॉलो नहीं करेंगे, तो उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आपके पास दंड और दंड नीति होनी चाहिए, और वो भी बार बार यूज नहीं होनी, बड़ी सोच समझ के यूज करनी, एक्सेस यूज नहीं करनी है आपने। तो दंड नीति व्यवस्था होती है, धर्म दंड नीति, और राजा का सबसे बड़ा धर्म राजधर्म के रूप में सामने आता है। और इतने पहले से ये माना गया है कि इन लिटरेचर्स में कि आदमी को, राजा को मैक्सिमम कंट्रोल नहीं करना है, लोगों को स्वयं को डेवलप करने देना है, उनके कल्याण के अवसर देने, राजा को जहाँ हस्तक्षेप अनिवार्य है वहीं करना है, मैक्सिमम जगह जनता को, प्रजा को स्वयं का कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। ये बहुत बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी बात है कि धर्म का कॉन्सेप्ट तो एक तरह का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था हमारे शासकों के लिए। जो उससे विभर होता था, जो उसको तोड़ने की कोशिश करता था, उसको अधार्मिक शो किया जाता था, और राम की कहानी सुनाकर या इस तरह के जो लिटरेचर बनाया था, उसके थ्रू उसके रूल को गलत साबित किया जाता था। और डायलॉग ओरिएंटेड एक सिस्टम था हमारा, ज्ञान डायलॉग से, वाद प्रतिवाद से आगे बढ़ता है। यदि हम शांति पर्व को देखें, वहाँ युधिष्ठिर एक पात्र हैं और हमारे भीष्म एक पात्र हैं, जिनके बीच में चर्चा हो रही है, और चर्चा के माध्यम से हमें जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट का ज्ञान दिया, जो कि जैसे डायलेक्ट्स की बात हम करते हैं, कि भाई यूरोप इसके ग्रीक के कल्चर में डायलेक्टिक्स चलता है, वाद प्रतिवाद होता था, कैसे प्लेटो अपने पात्रों से डिस्कस करता था, वही भारत में भी था। हमारे भीष्म और उनके डायलॉग होता है। इसी तरह से अगर आप और देखेंगे, और जगह भी जो महत्वपूर्ण हमारे इवेंट है हमारी हिस्ट्री में, चाहे वो स्पिरिचुअल डायलॉग रहे हो, वो भी डायलॉग ही हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन का क्या है, डायलॉग ही, वार्तालाप ही हो रहा है, कोई एक तरफ से मोनोलॉग नहीं हो रहा है, कोई उपदेश नहीं दिया जा रहा है, डिस्कशन हो रही है, प्रश्न और डाउट्स को क्लियर किया जा रहा है। तो यही ट्रेडिशन हमारा रहा है। और फिर कौटिल्य अर्थशास्त्र और मंडलम थ्योरी जो है, बल्कि उससे पहले से भी नारद संहिता और सब में मंडलम थ्योरी का जिक्र है। कौटिल्य इस लंबी परंपरा, प्राचीन भारतीय चिंतन का एक लास्ट का एक सबसे बड़ा स्टेज है, हाईएस्ट एपिथेट है, मतलब उससे आगे फिर उतनी बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई, फिर थोड़ा डाउन ही था। पर इनिशियली कौटिल्य ने जो बताया, उससे पहले लोग डिस्कस करते आ रहे थे, एक लंबा ट्रेडिशन था, फिर उसके अपने अर्थशास्त्र ट्रेडिशन में भी ये चर्चा हुई। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत का जो प्राचीन पॉलिटिकल जो थिंकिंग है, बड़ी ही डेवलप थी और बड़ी सेटल थी, और उसमें निरंतर विकास हुआ। दुख की बात यह है कि उसका प्रॉपर अभी हम उतनी बढ़िया रिसर्च नहीं कर पा रहे, जैसे पैट्रिक ओविले ने की, कि भाई देखिए मनुस्मृति के भी 50 वर्जन है, तो हम समझेंगे कि बड़ी कॉम्प्लेक्स है रियलिटी, ये प्लस और माइनस नहीं है, सीधे डार्क और ब्लैक नहीं है। और भारत ऐसी भू है, हमारी धरा है, जहाँ पर पहले से ये चिंतन चल रहा था राजनीति के विषय में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चाहे यहाँ पर डिवाइन राइट की थ्योरी भी थी, और साथ ही साथ कंट्रेक्चुअल थ्योरी भी थी, जो हम आज यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, या हम हॉब्स, लॉक, रूसो को लेते हैं, उससे पहले हमारे यहाँ ये चिंतन चल रहा था। और एशियंट जो जो ये रिपब्लिक टाइप भी हमारे पास था, जिसको के.पी. जायसवाल जी ने अपनी रिसर्च में बाहर लाया, कि भारत में पहले से ये एशियंट रिपब्लिक, मल, वज्जी और इस तरह के सिस्टम विराजमान थे। तो ये चीज़ भी हमने पाई। तो ये देखते हैं कि इंडियन एशियन थॉट में बड़ा रिच है, हमें उसको समझने का, कॉन्सेप्ट की कोशिश करनी चाहिए, और जितना टाइम बीतेगा हम उतना बढ़िया उसको एनालाइज कर सकते हैं। मुझे लगता है आने वाले टाइम में इसका महत्व डेफिनेटली बढ़ने ही वाला है, और कई ऐसे राज खुलेंगे जिससे कि और क्लैरिटी से हम इसको समझ पाएंगे, और शायद जो हमारी एक लंबी लेगेसी है उसको हम समझ सकेंगे, और टीका टिप्पणियों की जो हमारी लेगेसी है, वाद प्रतिवाद की, और उसमें विचारों से चीज़ों को रखना, ना कि युद्ध पे आ जाना या हिंसा पे आ जाना,
ये बहुत बड़ी बात थी हमारी इसकी। और अम, पास्ट को समझने के लिए हमें वर्तमान के लेंस तो चलो ले सकते हैं, पर साथ-साथ हमें पास्ट के कॉन्टेक्स्ट को भी समझना चाहिए। तभी हम बेटर उस थॉट प्रोसेस का, उस एनालिसिस को बेटर समझ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद।